गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डिस्चार्ज के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है 28 नवंबर 2023 को। तो इसमें अभी डिस्चार्ज के लिए जो है कुछ पॉइंट को वहाँ पे बताया गया जिसके आधार पर आप अपने केस में डिस्चार्ज पा सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई भी फॉल्स एलिगेशन लगाया गया है, आपके खिलाफ कोई भी झूठा अगर मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वहाँ पे आपके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में आप लोग कोर्ट से कैसे डिस्चार्ज ले सकते हैं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ऑफिस साउंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या देखने वाले हैं उसमें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं डिस्चार्ज इन क्रिमिनल केस क्या होता है, सीआरपीसी के तहत इसमें क्या प्रोविजन है, कौन से सेक्शन के तहत आप लोग वहाँ पे डिस्चार्ज के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिस्चार्ज इन क्रिमिनल केस में क्या पुराने क्या कानून है, परंपरागत क्या कानून है, पहले के जो जजमेंट आए थे उसमें क्या है और अभी क्या डिफरेंस आया है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ ही यहाँ पे देखेंगे डिस्चार्ज के लिए जो है 2023 का एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले हम लोग इसमें शुरुआत करते हैं डिस्चार्ज इन क्रिमिनल केस क्या होता है, कि कोई भी क्रिमिनल केस में आप लोगों को डिस्चार्ज कैसे मिल सकता है, क्या होता है क्या है। तो डिस्चार्ज इन क्रिमिनल केस का मतलब होता है पुलिस द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन फाइल को देखकर नतीजे पर पहुंचते हैं कि पूरी तफ्तीश करने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी को अपराध किए जाने के कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं, इसलिए आरोपी पे मुकदमा चलाया जाना कोई भी कानूनी आधार नहीं है। इस पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को बंद कर दिया जाना चाहिए और वहां पे आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है या उसको छोड़ दिया जाता है। तो उस कंडीशन को वहां पे डिस्चार्ज कहते हैं। मतलब यहाँ पे सीधी सी बातें समझ सकते हैं कि अगर पुलिस द्वारा कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में फाइल किया जाता है तो उस फाइल को यहाँ पे देखने से यह पता चलता है कि जो सामने वाले जिसके ऊपर वहाँ पे आरोपी है, जिनको वहाँ पे केस किया गया है, उन पे कोई भी ऐसा अपराध नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में जो है उसको वहाँ पर से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है। उन पर कोई भी वहाँ पे ट्रायल वगैरह फेस करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो है डिस्चार्ज के लिए जो है क्रिमिनल केस में क्या व्यवस्था की गई है, क्या इसका प्रोविजन है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है सेशन ट्रायल में डिस्चार्ज की पूरी जानकारी के लिए जो है सेक्शन वहाँ पे 225 से 228 तक यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 225 से 228 तक यहाँ पे सीआरपीसी में प्रोविजन दिया हुआ है जहाँ पे डिस्चार्ज के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो है सेक्शन है 225 सीआरपीसी का, उसमें लिखा हुआ है कि सेशन कोर्ट में हर एक प्रोसिक्यूशन या पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा चलाया जाएगा। सेक्शन 226 में लिखा हुआ है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में जाएंगे और आरोपी के खिलाफ किस आरोप का किस एविडेंस से सिद्ध किया जा रहा है उसको वहाँ पे सिद्ध करना होगा। यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, उनको बताया जाएगा कि किस एविडेंस के तहत इनके ऊपर जो है ये अपराध वहाँ पे बनता है, तभी वो उनके ऊपर चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे जो है सेक्शन 227 सीआरपीसी सेशन कोर्ट में किन किन बातों को वहाँ पे विचार किया जाएगा जब भी किसी के ऊपर चार्ज लगेगा, डिस्चार्ज लगेगा, तो उस समय तो यहाँ पे जो है केस के रिकॉर्ड के ऊपर विचार करेगा। मतलब जो भी वहाँ पे केस के रिकॉर्ड क्या क्या हो सकता है, जो भी उनके द्वारा जो चालान वहाँ पे सबमिट किया गया है, पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है उसको वहाँ पे सबमिट किया गया है, तो उसको वहाँ पे विचार करेगा। साथ में भेजे गए डॉक्यूमेंट को वहाँ पे देखा जाएगा, जो भी उसके साथ अटैच डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, उनको वहाँ पे देखेगा। आरोपी और प्रोसिक्यूट्रिक्स को वहाँ पे सुनकर वहाँ पे डिसाइड करेगा। तो यह पता है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार नहीं है, तो उपरोक्त जो कारण है उससे आरोपी को वहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जो भी अभी हम लोगों ने बताया उसको देखने के बाद अगर उनके ऊपर लगता है कि उनके ऊपर कोई भी ऐसा अपराध नहीं बनता है तो उस कंडीशन में वहाँ पर से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सेक्शन 228 में यह भी बताया गया कि आरोपी पे अगर डिस्चार्ज नहीं किया जाना है या उनको लगता है कि यहाँ पे जो है इनके ऊपर अपराध बनता है, प्राइमा फेसी उनको देख के लगता है कि यहाँ प्रथम दृष्टया इनके ऊपर इस तरीके का अपराध साबित होता है, तो उस कंडीशन में उनके ऊपर जो है चार्ज लगा के जो भी ट्रायल का प्रोसीडिंग है उसको आगे वहाँ पे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि अगर कोई भी डिस्चार्ज का अगर आवेदन लगाया जाता है तो उस समय कोर्ट किन किन बातों को वहाँ पे ध्यान देगा, किन किन बातों को वहाँ पे देखेगा जिससे आपको वहाँ पे डिस्चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे सीआरपीसी में कई तरह के ट्रायल होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है सेशन ट्रायल होता है, वारंट ट्रायल होता है, समन ट्रायल
है, यह सब अलग अलग प्रकार के ट्रायल होते हैं। जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में कुछ चलते हैं, कुछ सेशन कोर्ट में चलते हैं, तो इस तरीके का तो हर एक में क्या है डिस्चार्ज या चार्ज के लिए अपनी अपनी शर्तें होती है। लेकिन आज हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो है सेशन ट्रायल के बारे में देखने वाले हैं कि सेशन ट्रायल में किन किन बातों को वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। जब सेशन कोर्ट यह देखता है कि डिस्चार्ज अंडर 227 227 सीआरपीसी में बनता है या नहीं, तो उस समय तीन बातों को वहाँ पे देखा जाएगा। पहला चीज है कि जो रिकॉर्ड ऑफ द केस है, जो केस का रिकॉर्ड है जो पुलिस द्वारा वहाँ पे सबमिट किया गया है, उसको वहाँ पे देखा जाएगा। फिर सबमिशन ऑफ एक्यूज, जो आरोपी है उनके द्वारा जो आवेदन लगाया गया है, जो अपनी बातों को वहाँ पे रखा गया है, उसको वहाँ पे सुना जाएगा। और लास्ट में वहाँ पे सबमिशन ऑफ प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूशन है उसको उनके द्वारा उसको चार्ज के लिए या जो उनके द्वारा आवेदन किया गया है उसका वहाँ पे डिफेंड कैसे किया जा रहा है उसको भी वहाँ पे देखा जाएगा। तो इन तीनों बिंदुओं के आधार पर सबसे पहले रिकॉर्ड, फिर आरोपी, फिर अंत में प्रोसिक्यूटर्स को सुनने के बाद ही उसमें फैसला दिया जाएगा। तो सेक्शन 227 सीआरपीसी में जो लिखा हुआ है रिकॉर्ड ऑफ द केस जो है उसको हम लोग आज यहाँ पे समझते हैं कि वो होता क्या है। तो मूलतः जो है पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट वहाँ पे कोर्ट में सबमिट किया जाता है 173 सीआरपीसी के तहत, उसी को रिकॉर्ड ऑफ द केस यहाँ पे बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, 161 का जो पुलिस द्वारा बयान लिया जाता है वह हो सकता है, और जो है कोर्ट में जो है आरोपी या प्रोसिक्यूटर्स है उसका वहाँ पे जो बयान होता है वो होता है। नेक्स्ट है बाकी वहाँ पे सीडीआर हो गया, कॉल डिटेल्स वगैरह हो गया, एफएसएल रिपोर्ट हो गया या सीरोलॉजिकल रिपोर्ट है आदि, ये सबको वहाँ पे देखा जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोर्ट में जो है एक सबमिशन ऑफ एक्यूज जो होता है, एक्यूज द्वारा जो वहाँ पे दिया जाता है उसको क्या होता है। इसमें आरोपी का एक आवेदन वहाँ पे दिया जाता है या सुना जाता है जिसमें रिकॉर्ड ऑफ द केस किस पर अविश्वसनीय है, या पुलिस द्वारा जो है उनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल किया गया है वो किस तरीके से वहाँ पे अविश्वसनीय है, उस पर वहाँ पे विश्वास करने योग्य नहीं है, उसको वहाँ पे जो है आरोपी के द्वारा वहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे कि सीडीआर में जो लोकेशन है तो उस लोकेशन का वहाँ पे अलग हो सकता है, या डीएनए एनालिसिस हुआ है तो जिसमें आरोपी का वहाँ पे जो है वहाँ पे वेरीफाई नहीं हुआ हो, या इस तरीके का कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट हो, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे उस चीज को दिखा सकते हैं जो आरोपी के द्वारा वहाँ पे सबमिशन किया जाता है। नेक्स्ट है सीआरपीसी के जो सबमिशन ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है वो क्या होता है। तो जो भी अभी जो आरोपी के द्वारा आवेदन दिया जाता है, जो भी उनके द्वारा जो चालान सबमिट किया गया है, डॉक्यूमेंट ऑफ केस है, जो वहाँ पे जो है फाइनल रिपोर्ट वहाँ पे जो पेश किया गया है उसमें जो प्रॉब्लम है उसको वहाँ पर से क्या है आरोपी के द्वारा दिखाया गया वहाँ पे सबमिशन ऑफ एक्यूज्ड के द्वारा। तो इस अवसर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह देखते हैं कि आरोपी ने जो तर्क दिए हैं उसके बावजूद आरोपी के ऊपर जो है कोई भी चार्ज बनता है या नहीं बनता है उसको वहाँ पे सुना जाता है। अगर उसके आधार पर उनको लगता है कि हाँ इनके ऊपर चार्ज बनता है तो उस कंडीशन में उनको वहाँ पे चार्ज लगाया जाता है, और वहाँ पे जो है प्रोसिक्यूशन को भी सुनने के बाद ये लगता है कि इनके ऊपर जो यहाँ पे आरोप लगाया गया है वो वहाँ पे सिद्ध नहीं होता, तो उस कंडीशन में उनको वहाँ पर से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो लेटेस्ट जजमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जिसका नाम है विष्णु कुमार शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर है 3618 ऑफ 2023, जिसका एसएलपी नंबर है 8658 ऑफ 2017, जिसका जजमेंट 28 नवंबर 2023 को जो लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुराने जो कानून थे उसको देखते हुए डिस्चार्ज के लिए 9 बिंदु को यहाँ पे कानूनी रूप से सहमति दी है, जिसके आधार पे आप अपने केस में वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे डिस्चार्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि सेक्शन 227 सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज पर विचार करते समय जज एविडेंस को परखने के लिए उनके पास लिमिटेड शक्ति होगी ताकि जांचा जा सके कि आरोपी के खिलाफ कोई भी प्राइमा फेसी उनके ऊपर कोई भी आरोप बनता है या नहीं बनता है। मतलब वहां पे जो है आरोपी को वहां पे डिस्चार्ज करते समय उनके पास जो भी एविडेंस है उसको जांच करने की एक सीमित शक्ति है, जिसको वहां पे जांच करके वो जांच कर सकते हैं कि उनके ऊपर कोई भी वहां पे प्राइमा फेसी अपराध बनता है या नहीं बनता है। नेक्स्ट है यदि कोर्ट के सामने रखे गए मटेरियल पर एक गंभीर संदेह होता है कि आरोपी को अपराध किया लगता है तो जिस पर निराकरण नहीं किया जाएगा उनके ऊपर जो है चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा। यानी जो है उनको लगता है कि हाँ इनके ऊपर ऐसा संदेह है कि इनके द्वारा अपराध किया गया, तो उस कंडीशन में वहां पे उनके ऊपर चार्ज को फ्रेम कर दिया जाएगा। जिन मामलों में दो बराबर वहां पे संभावनाएं नजर आती है कि वहां पे ये लगता है आरोपी ने अपराध किया भी है नहीं भी किया है, तो उस कंडीशन में क्या है कि वहां पे जो है उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है, उसमें कोई भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं है या वहां पे कोई भी गलत वहां पे नहीं माना जाएगा। दोनों में बराबर की स्थिति है तब की बात है। तो सेक्शन 227 में सीआरपीसी में जो है शक्तियों का प्रयोग करते समय मैं जज को वहां पे जो प्रोसिक्यूटर्स का जो है उनका वहां पे
सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है या उनके पिछलग्गू वहां पे बनने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपका वहां पे जो कोर्ट है उसका वहां पे स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है कि वह अपने स्वयं से निर्णय ले सकता है कि उनके खिलाफ वहां पे जो है चार्ज बनता है या नहीं बनता है और अलग से वहां पे जो है जांच करने के लिए भी वहां पे आदेश नहीं दे सकता है। जो भी एविडेंस लगा हुआ है उसी के आधार पे वहां पे डिसाइड करेगा कि वहां पे दोषी ठहराया जाएगा या नहीं। ये सब जांच करने के बाद अगर वहां पे जज को लगता है कि आरोपी के खिलाफ अपराध किए जाने का आधार है तो जज जो है चार्ज फ्रेम करेगा और जरूरी हो तो चार्ज भी वहां पे लगा सकेगा। जो चार्जशीट पर नहीं है उसके अलावा भी उसके ऊपर जो है चार्ज लगाया जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे जो है जांच करने के बाद यहाँ पे चेंज भी किया जा सकता है उनके ऊपर जो चार्ज लगा है वो हुआ है उसको। और वहाँ पे जांच करने के बाद अगर लगता है कि हाँ इनके द्वारा जो है इस तरीके का अपराध नहीं किया गया तो वहाँ पे डिस्चार्ज भी किया जा सकेगा। 8वां पॉइंट है चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज में कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है कि वो बाहर का कोई भी एविडेंस वहाँ पे न्यायालय में रखे। जो भी वहाँ पे जो है चालान की कॉपी सबमिट की गई है, जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया गया है, उसी के आधार पर उनको वहाँ पे निर्णय लेना होगा या उन्हीं के आधार पे वहां पे अपना गलत वहां पे साबित करना होगा कि जो सामने वाला है उनके ऊपर गलत आरोप लगाया हुआ है। 7वां पॉइंट है आरोपी जो है चार्जशीट जो मटेरियल है उसी के आधार पे अपने आप को वहां पे दिखाएगा कि उनके ऊपर जो है अपराध नहीं बन रहा है और उस चीज को वहां पे न्यायालय के द्वारा उस चीज को देखना या जांच करना बहुत जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो अनैतिक है कि वहां पे इमोरल है। वहां पे जरूर उस चीज को वहां पे ध्यान दिया जाना चाहिए न्यायालय को, जो उनके द्वारा आवेदन किया गया है उस चीज को वहां पे। नेक्स्ट है यह दूसरी तरह से स्वीकृति कानून बन चुका है कि एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज पर विचार करते समय प्रोसिक्यूटर इस मटेरियल की सत्य माना जाएगा और एविडेंस के स्टेज से पहले यहाँ पर प्रोसिक्यूटर्स मटेरियल है उसकी सच्चाई और विषय में कोई भी जो है अस्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जो भी उनके द्वारा कोई भी एविडेंस या प्रोसिक्यूटर्स के साथ जो भी दस्तावेज वहाँ पेश किया गया है उसको वहाँ पे सही माना जाएगा जब तक वहाँ पे एविडेंस नहीं हो जाता, उससे पहले वहाँ पे उसको गलत नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिस्चार्ज के एप्लीकेशन में सिर्फ प्राइमा फेसी उसके ऊपर आरोप बनता है कि नहीं उसको यहाँ पे देखा जाना चाहिए, अन्यथा अन्य जो भी है उसको वहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। जो एविडेंस है उसकी सत्यता पर वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ जो है वो देखा जाएगा कि प्राइमा फेसी जो आरोपी है उसके ऊपर जो है अपराध बनता है या नहीं बनता है। तो ये सब आप लोग अपने केसेस में देख सकते हैं कि जिसके आधार पे वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई अपराध बनता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके ऊपर इस तरीके का अपराध नहीं बन सकता, आप डिस्चार्ज करा सकते हैं। आप 227 CRPC का जो है आवेदन वहां पे न्यायालय में लगाइए और वहां पे डिस्चार्ज के लिए आवेदन कीजिए। अगर आपका वहां पर से डिस्चार्ज हो जाता है तो आपको कोर्ट केस वहां पे लड़ने की जरूरत नहीं है, आपके खिलाफ कोई भी ट्रायल वगैरह नहीं चलेगा। आप वहां पर से बाइज्जत बरी हो सकते हैं बिना वहां पे केस लड़े हुए। अगर आपको वहां पे जो है लगता है कि आपके खिलाफ जो है अपराध बनता है तो उस कंडीशन में वो ऑलरेडी वहां पे चार्ज ले गया और जो भी ट्रायल है वो वहां पे चलेगा, बाकी जो है एविडेंस का पार्ट वहां पे बन जाता है। तो आप लोग इस तरीके का 227 का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।